हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोगों का टेंजेंट एंड नॉर्मल कंसेप्ट के साथ प्रॉब्लम समाप्त हुई। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो कि क्लास 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और वो टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अर्थात आज समझना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है फंक्शन के लिए। फर्स्ट टाइम तो ये जानना चाहिए कि ये फंक्शन का नेचर है, स्वभाव। कोई ऐसा फंक्शन है जो अपने डोमेन के साथ इंक्रीज करता है, और कोई ऐसा फंक्शन है जो अपने डोमेन के साथ डिक्रीज करता है, और कोई ऐसा भी फंक्शन है जो अपने डोमेन के साथ इंक्रीज भी करता है एंड डिक्रीज भी करता है, और कोई ऐसा भी फंक्शन है जो कुछ नहीं होता है, नाइदर इंक्रीज और नॉर डिक्रीज। जी हाँ, इसका मतलब है सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि ये नेचर ऑफ फंक्शन है बच्चों। ये जो आप जानने के लिए आए हो कि भाई फंक्शन का ये क्या चीज़ है, तो नेचर, इंक्रीज होने का नेचर या डिक्रीज होने का नेचर। इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। आइए जाने, सबसे पहले तो ये जाने कि आप फंक्शन लेते हो y इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन लेते हो। इस फंक्शन में दो वेरिएबल होता है, एक x और दूसरा y। x वो है जिस पर फंक्शन डिपेंड करती है, जिस पर फंक्शन डिपेंड करती है। अर्थात x को मैथमेटिक्स लैंग्वेज में क्या कहते हैं बच्चों? डोमेन। और जब x इनपुट किया जाता है तो y रिजल्ट आता है, अर्थात आउटपुट होता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। मेरी बात समझ रहे? अब आप जानते हैं कि y किस पर डिपेंड करता है? x पर। y किस पर डिपेंड करता है? x पर। और y का जो परिवर्तन होगा, चेंजिंग होगा, वह किसके आधार पर? x के आधार पर। किसके आधार पर? x के आधार पर। साथ साथ इसमें फंक्शन का भी महत्व है। ये फंक्शन है आपका, और इसी रेंज से हम लोग निर्णय करते हैं कि मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या मेरा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, या मेरा फंक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों कर रहा है बच्चों। तो मैं बताना चाहता हूं कि y का रिलेशन किस तरह का होना चाहिए। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर हम इस तरह का नेचर देते हैं कि y का रिश्ता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? x के है, तो बताइए कि y का किस तरह का रिजल्ट होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि x का अगर रिजल्ट बढ़ाते हो, इंक्रीज करवाते हो, तो y भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है। समझ रहे हो मेरी बात? और x अगर डिक्रीज करोगे तो y भी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब है बिल्कुल y किसके साथ है? x के साथ है। तो जी हां बच्चों, इसका मतलब है कि y रेंज जो है वह x के आधार पर हो रहा है, डोमेन के आधार पर हो रहा है। जब ऐसा नेचर हो तो इसका मतलब समझिए कि वह किस तरह का है? इंक्रीजिंग नेचर है। किस तरह का? इंक्रीजिंग नेचर का। क्योंकि x आप बढ़ा रहे हो तो y भी आपका बढ़ रहा है, आपका रिजल्ट बढ़ रहा है। इसलिए बच्चों, y का रिश्ता अगर डायरेक्टली हो तो समझिए कि वह फंक्शन किस नेचर को रख रहा है? इंक्रीजिंग नेचर का। अगर हम ये कहें कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, और इनवर्सली का मतलब क्या होता है? उल्टा।
उल्टा काम होगा, अपोजिट काम होगा। अगर x बढ़ेगा, x अगर इंक्रीज करेगा तो y क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। x डिक्रीज करेगा तो y इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है ये क्या हुआ, है ना, अपोजिट। तो अगर अपोजिट रिलेशन रखता हो रेंज डोमेन के साथ, तो इसका मतलब है कि वह किस नेचर का मिलेगा, वह डिक्रीजिंग नेचर का मिलेगा। कैसा, डिक्रीजिंग। समझ में आ रही है मेरी बात। और अगर दोनों हो, कुछ पार्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो एंड कुछ पार्ट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो, समझिएगा बात मेरी। कुछ इंटरवल में डायरेक्टली रिलेशन है और कुछ इंटरवल में क्या है, इनवर्सली रिलेशन है। उस केस में आपका जिस इंटरवल में डायरेक्टली रिलेशन होगा उसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग नेचर। क्या होगा बच्चों, इंक्रीजिंग नेचर। और जिसमें इनवर्सली रिलेशन होगा उसमें क्या कहोगे, डिक्रीजिंग नेचर। समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या समझ में आया बच्चों, कि मेरा जो रेंज है, मेरा जो रिजल्ट है फंक्शन का, उस फंक्शन, वह फंक्शन अगर डोमेन के साथ रहे तब तो क्या हुआ, इंक्रीजिंग नेचर। डोमेन के अपोजिट हो, डिक्रीजिंग नेचर। डोमेन के अपोजिट हो, दोनों हो, तो जहां साथ होगा वहां इंक्रीजिंग होगा और जहां अपोजिट होगा वहां क्या होगा, डिक्रीजिंग नेचर। तो जी हाँ बच्चों, यही होता है बच्चों इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। जी हाँ, और इस चीज को हम लोग ग्राफ से, जी हाँ, ग्राफ के द्वारा समझेंगे। किसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा। जी हाँ, ये चीज जो हम लोग लिखे मैथमेटिकली, उसको ग्राफ से जानेंगे कि किस तरह से डायरेक्टली है, इनवर्सली है या दोनों है। मेरी बात समझ रहे हैं। चलिए इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग समझ रहे थे कि फंक्शन इंक्रीज कब करेगा और डिक्रीज कब करेगा। अब इसी चीज को हम लोग ग्राफ से समझें। आइए, मान लीजिए कि आपके पास y = fx ये फंक्शन है, ठीक। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये देखिए, एक ये ड्रॉ किया, और एक ठीक। इसमें जरा देखिए, ये मेरा डोमेन है x, ये डोमेन है बच्चों, और ये क्या है, रेंज है। ये x मूव करता है और ये y मूव करता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, आप किसी पॉइंट पर, ग्राफ के किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट लिए, इस पॉइंट पर x1 y1 लिए। x1 मतलब ये हुआ, और y1 क्या हुआ, ये हुआ। y एक्सिस पर होगा ना। अच्छा, फिर चलिए इस ग्राफ पर हम लोग दूसरे पोजीशन को शो कर रहे हैं, x2 y2। यहां देखिए, तो ये आपका x2 हुआ और ये आपका क्या हुआ, y2 हुआ, ठीक। जरा गौर कीजिएगा, क्या x1 से बड़ा लग रहा है x2? इसका मतलब है आपने डोमेन बढ़ाया है, डोमेन में इंक्रीजमेंट किया है। तो बताइए y जो है,
जो उसका रिजल्ट होता है बच्चों फंक्शन का, क्या y में इंक्रीजमेंट हुआ है कि नहीं? यहाँ y1 है और यहाँ आपका क्या है, y2 है। तो जहाँ आप देख रहे हैं कि x1 से बढ़ा लिए हैं आप x2, इसका मतलब डोमेन आपने बढ़ाया है, इंक्रीज किया है। तो आपका जो y वैल्यू है y1, वह भी आपका क्या हुआ है, बड़ा हुआ है, इंक्रीज किया है। इसका तात्पर्य है, ये भी कह सकते हैं कि y1 क्या है आपका, x1 अगर इसमें डाल देंगे तो वही y1 है, मतलब क्या हो गया, fx1। x1 अगर डालेंगे तो वो क्या निकलता है, y निकलता है, y मतलब y1। और अगर x2 डालिएगा तो क्या निकलेगा, y2 निकलेगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि y1 लेस देन y2 मतलब fx1 लेस देन fx2। अब जरा सोचिए, आपने x को इंक्रीज किया तो आपका रिजल्ट वैल्यू भी तो फंक्शन का इंक्रीज हुआ, हो रहा है कि नहीं? तो बताइए कि यहां y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लग रहा है कि नहीं? x बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है। जी हां, तो ये फंक्शन जो है किस नेचर का है, कैसा लग रहा है, इंक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है। कैसा है, इंक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है। समझ में आ रही है भाई? अब देखिए, अब ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बना है बच्चों। यहां देखिए, यहां भी हम दो पोजीशन का डिस्कशन करेंगे, x1 y1, और यहां देखिए दूसरे पोजीशन को लिए x2 y2। जरा देखिए, ये आपका x1 है ना, और ये आपका क्या है, y1 है। ठीक, दूसरे पोजीशन पर देखिए, ये देखिए, ये ओरिजिन से यहां तक क्या हो गया आपका x2, और ये क्या हो गया y2। ठीक, अच्छा बताइए कि x1 से बड़ा है x2 कि नहीं, बड़ा है कि नहीं? तो जी हां, इसका मतलब है आपने x1 से बढ़ा लिया है x2, मतलब आपने डोमेन को बढ़ाया है, डोमेन को इंक्रीज किया है। ठीक, अच्छा ये बताइए, उसका रिजल्ट x1 पर रिजल्ट है y1 और x2 पर रिजल्ट है y2। तो ये देखिए कि क्या y में इंक्रीजमेंट हुई है कि नहीं, y में इंक्रीजमेंट हुई है कि नहीं, हुई है पक्का। लेकिन कुछ लग रहा है कि कुछ इंक्रीजमेंट स्लो मोशन में हुई है, ऐसा लग रहा है क्या? हो सकता है मे भी कुछ कंडीशन में इक्वल भी लग रहा है। अगर थोड़ा सा इसको ऐसे कर दें, पैरेलल कर दें, तो निश्चित इक्वल हो जाएगा कि नहीं? कुछ संभावना लग रही है इक्वल की भी, है ना। तो जी हाँ बच्चों, y1 इज लेस देन इक्वल टू y2। जी हाँ बच्चों, इस ग्राफ में कुछ इंटरवल में ऐसा भी लग रहा है कि रिजल्ट जो है वह इक्वल हो रहा है, इंक्रीज तो कर ही रहा है, इंक्रीज तो कर ही रहा है। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, इंक्रीज तो कर ही रहा है रिजल्ट, बट कुछ इंटरवल में, है ना, क्या लग रहा है, इक्वल लग रहा है। इसका मतलब है कि यह इंक्रीजमेंट तो है, fx1 इज लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे, fx2। y1 हुआ ना fx1, और y2 क्या हुआ, fx2। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां इक्वल नहीं दिख रहा है, यहां फास्टली इंक्रीज कर रहा है, यहां इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन फास्ट इंक्रीज नहीं कर रहा है बच्चों। इंक्रीज कर रहा है बट फास्ट इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो ये फंक्शन भी आपका क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग ही नेचर, इंक्रीजिंग ही फंक्शन कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो कहिएगा सर दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? तो जी हाँ बच्चों, इसको स्पेशली नाम दिया जा सकता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फास्ट इंक्रीज कर रहा है, समझ रहे हैं। और ये क्या कर रहा है, स्लोली मोशन में इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन स्लो मोशन में, इसलिए इसको मोनोटोनिक क्या कह सकते हैं भाई, जी हाँ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक, है ना।
तो दोनों फंक्शन मेरा क्या हुआ, इंक्रीजिंग नेचर। इसको भी इंक्रीजिंग कहोगे और इसको भी इंक्रीजिंग कहोगे। बट अगर ग्राफ से अगर कहोगे कि ग्राफ में क्या डिफरेंस है, तो ये फास्ट इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए इसका नाम रख सकते हैं हम लोग स्टिकली इंक्रीजिंग, और यह फास्ट इंक्रीज नहीं कर रहा है, मूवमेंट को देखते हुए इंक्रीज कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। समझ में आ रही है दोनों में डिफरेंस। अब प्रश्न उठता है कि अब ये तो ग्राफ से हम समझे बात, लेकिन क्या कुछ ऐसा बात है जिससे कि हम इंक्रीजिंग को समझ सके। जी हाँ, आइए हम बताएं। ये जो इंक्रीजिंग ग्राफ है दोनों, इस पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए आप। टेंजेंट, ये देखिए टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, यहां लग रहा है नहीं, जहां टच हो, ये देखिए, ये पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किए। देखिएगा ध्यान से, यह टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब ये बताइए कि यह थीटा आपको 90 से कम लग रहा है कि 90 से ज्यादा लग रहा है। पक्का 90 से कम लग रहा है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। पी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और वह टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वह लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, दूसरे जगह भी देखते हैं। यहां देखिए एक क्यू पॉइंट लिए, क्यू पॉइंट यहां भी ड्रॉ कीजिए आप। ये देखिए यहां भी आप थीटा ड्रॉ कीजिए। ये ले लीजिए थीटा 1, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2। अब ये बताइए थीटा 2 क्या लग रहा है। दूसरे जगह हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, यह टेंजेंट भी एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा 2। पहला तो थीटा 1 बनाया जो कि लेस देन 90 डिग्री था, लेस देन क्या था। अच्छा, दूसरे जगह टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां देखिए क्या 90 से लेस है कि 90 से मोर है, बताइए। लेस है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है दूसरा भी टेंजेंट 90 से लेस। तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है कि कर्व पर किसी जगह टेंजेंट ड्रॉ करें तो वह टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वह क्या बनाएगा, लेस देन 90 डिग्री। कहीं भी बना के देख सकते हैं हम लोग। दो टेंजेंट तो हम लोग ऑब्जर्व कर लिए, तीसरा भी करेंगे तो वही होगा, चौथा भी करेंगे तो वही होगा। इसका मतलब ओवरऑल ये जरूर समझ में आ गया कि जितना भी टेंजेंट इस पर ड्रॉ होगी, हर टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वह क्या बनाएगा, लेस देन 90 डिग्री। क्या बनाएगा बच्चों, कोई दिक्कत, लेस देन 90। अब ये बताइए कि अगर लेस देन 90 बनाता है तो आप ये कह सकते हैं कि टेन थीटा पॉजिटिव होगा, नहीं कर सकते। लेस देन अगर 90 होता है बच्चों तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो टेन थीटा आपका पॉजिटिव नहीं होगा, होगा कि नहीं। अच्छा, आपको पता है कि टेन थीटा क्या शो करता है। आपने प्रीवियस क्लास में स्लोप ऑफ टेंजेंट पढ़ा था कि नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैंने आपको बताया था बच्चों कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाए तो उसके टेंजेंट वैल्यू को क्या कहते हैं हम लोग, स्लोप। तो यहां आपने टेन थीटा निकाल लिया है, टेन थीटा के बारे में बता दिया है कि टेन थीटा मेरा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि इस पर जितना भी टेंजेंट ड्रॉ होगा हर का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हर का स्लोप, और हर जगह होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब जितना भी पॉइंट है इस कर्व पर, जितना भी पॉइंट है, हर पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही है। अब यह प्रश्न उठता है बच्चों कि आपने प्रीवियस क्लास में टेंजेंट का स्लोप डिफरेंशिएशन से, डेरिवेटिव से भी प्राप्त किया था, याद है आप लोग को। अर्थात y बराबर एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, dy बाय dx। और dy बाय dx क्या होता है, किसी भी कर्व पर टेंजेंट का
स्लोप होता है, ऐसा जानते हैं आप लोग। तो जी हाँ, इसका मतलब है टेन थीटा ही हमारा क्या है, डी वाई बाय डी एक्स। क्या है, डी वाई बाय डी एक्स। इसका मतलब है डी वाई बाय डी एक्स कहिए या एफ डैश एक्स कहिए, डी वाई बाय डी एक्स कहिए या क्या कहिए, एफ डैश एक्स। तो जी हाँ बच्चों, डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। मतलब क्या होगा, तो एक ही बात समझ में आई इसमें। कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन हो, दोनों के लिए है बच्चों, कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन हो, उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगी, उस टेंजेंट का स्लोप हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो आपको ये पता है कि किसी भी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब डी वाई बाय डी एक्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों, डी वाई बाय डी एक्स, अर्थात एफ डैश एक्स, है ना, ये स्लोप ही है। ये क्या है, स्लोप ऑफ क्या है, टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और यह क्या बता रहा है, यह कह रहा है कि भाई इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव होगा। तो जी हाँ बच्चों, अब आपको ये सब ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेना, और अगर उस डिफरेंशिएशन का साइन पॉजिटिव दिख जाए हर जगह, कोई भी ऐसा x का मान नहीं होना चाहिए जहां पॉजिटिव नहीं दिखे, हर जगह अगर पॉजिटिव दिख जाए तो इसका मतलब है फंक्शन को कह सकते हो कि वह फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। आई बात समझ में, पक्का। चलिए इसको नोट कर लें। हाँ, तो बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट देखा कि फंक्शन में किस तरह से इंक्रीजिंग नेचर होता है बच्चों, है ना। आइए देखते हैं अब सेकेंड, डिक्रीजिंग नेचर का फंक्शन, डिक्रीजिंग नेचर का। ठीक है, देखिए पहले तो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ठीक, और एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्लो मोशन में डिक्रीज कर रहा हूं। डिक्रीज तो हो रहा है बच्चों, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये फास्टली समझ गए कि ये फास्ट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए इस पर भी दो पोजीशन ले, x1 y1, और दूसरा पोजीशन ले x2 y2। बताइए, यहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये आपका x1 हुआ और ये आपका क्या हुआ, y1 हुआ। दूसरे पोजीशन से परपेंडिकुलर गिराइए, ये आपका x2 हुआ और ये आपका y2 हुआ। देखिए, आपने x1 से ज्यादा वैल्यू लिया है x2 का, इसका मतलब है आपने x का रिजल्ट बढ़ाया है, इंक्रीज करवाया है। x1 इज लेस देन x2, बट उसका वैल्यू देखिए तो x1 पर रिजल्ट क्या है, y1। फंक्शन का रिजल्ट क्या है, x1 का y1, और x2 पर कितना है। क्या लगता है, वैल्यू डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना। इस हाइट को देखकर भी कह सकते हैं। तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब y1 इज ग्रेटर देन y2, और ये भी कह सकते हैं कि y1 मतलब fx1 इज ग्रेटर देन fx2, कह सकते हैं। अरे इस जगह जो है आपका y1 क्या हुआ, fx1, और इस जगह y2 इक्वल टू क्या हो गया, fx2। इसीलिए y1 के जगह पे क्या लिख दिए, fx1, और y2 के जगह पे क्या लिख दिए, fx2। जरा देखिए, आपने x इंक्रीज किया बट उसका रिजल्ट क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, जस्ट अपोजिट हो गया। देखिए, इसका एरो हमने दिया इस तरह से, और वैल्यू का एरो क्या कैसे दिया, जस्ट अपोजिट दिया ना। इसका मतलब है कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, x के। तो किस नेचर का हुआ बताइए आप लोग, डिक्रीजिंग नेचर का, है ना। ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया।
समझ गए? अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? इसमें बस इतना सा हो रहा है बच्चों कि दो पोजीशन पर हम लोग ले रहे हैं, लेकिन बहुत फास्ट डिक्रीज नहीं हो रहा है ना, स्लो मोशन में डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज तो हो रहा है, बट क्या हो रहा है? बिल्कुल। और कहीं कहीं लग रहा है कि क्या है, इक्वल भी लग रहा है जी, कहीं कहीं क्या लग रहा है ना जी हाँ। तो इसका मतलब है ये कह सकते हैं कि x1 इज लेस देन x2 बट y1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y2। माने उसका रिजल्ट, उसका वैल्यू जो है क्या हो रहा है, कहीं कहीं इक्वल भी हो रहा है। एक ग्रेटर तो हो ही रहा है ना, सॉरी ग्रेटर कहते हैं, लेस तो हो ही रहा है, बट कहीं कहीं क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है बच्चों। अर्थात fx1 इज ग्रेटर देन fx2। fx1 इज ग्रेटर देन क्या हो रहा है, fx2। तो जी हाँ, यहां भी तो वही कहानी है, लेकिन ये स्लो मोशन में हो रहा है। कहा तो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन ही है ना, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? ये फास्ट डिक्रीज कर रहा है, ये क्या हो रहा है, स्लो मोशन में। तो इसका नाम क्या रखोगे? स्ट्रिक्टली क्या नाम रखोगे? हाँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या हो गया? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। पक्का समझ गए ना? और दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन ही है। अच्छा, अब देखिए, अब इसको हम जानना चाहते हैं, ये तो ग्राफ से हम समझ गए, बट इसको अगर हम जानना चाहेंगे कि कैसे हम लोग इसको मैथमेटिकल रूप दे सकते हैं, तो आपने प्रीवियस कंसेप्ट में देखा, इंक्रीजिंग में एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ा, इसमें भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। देखिए, पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ड्रॉ किए, ये θ1 बनाया। आपको क्या लग रहा है कि यह टेंजेंट का जो θ1 है वह 90 से लेस है कि 90 से मोर है, ज्यादा है? बाद θ1 इज ग्रेटर देन कितना, 90 डिग्री। या कहीं और जगह अगर खींचना चाहोगे, क्या लगता है? यहां देखिए, यहां भी खींच सकते, कहीं भी खींच सकते भाई। ये देखिए कैसा लग रहा है, θ2 मोर देन 90 डिग्री। तो जी हाँ, इसका मतलब है कि ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो आप ये कह सकते हैं कि हर जगह टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वह कितना बना रहा है, मोर देन 90 डिग्री। और जब मोर देन 90 डिग्री होगा, तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि tan θ लेस देन 0 होगा? लेस देन 0 मतलब निगेटिव होगा जी? नहीं होगा, tan θ निगेटिव होगा कि नहीं? 90 से 180 के बीच tan θ का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और अगर tan θ निगेटिव हो गया, तभी तुरंत आपको हमने समझाया था कि dy/dx किसी फंक्शन का क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि किसी भी कर्व को के फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वह क्या देता है, टेंजेंट का ही स्लोप देता है। इसका मतलब है tan θ ही देता है। और tan θ यहां क्या हो रहा है, dy/dx, और dy/dx क्या हो गया मेरा, निगेटिव। तो यह स्पष्ट हो गया बच्चों कि किसी भी फंक्शन का अगर dy/dx अर्थात f' निगेटिव दिख जाए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ऑल क्यों लिखे? क्योंकि हर जगह की बात हो रही है, किसी एक पार्टिकुलर की बात नहीं हो रही है ना, हर जगह। अगर ऐसा हुआ तो उस फंक्शन को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन समझेंगे। इसका मतलब है अब एक दो बात तो समझ में आ गई। एक तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy/dx पॉजिटिव होता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy/dx क्या होता है, निगेटिव होता है। समझ रहे? मैथमेटिकल कंसेप्ट में ये हम सोच सकते हैं बच्चों, है ना। चलिए इसको नोट कर लें। तो हम लोग दो नेचर देख लिए हैं, इंक्रीजिंग नेचर या डिक्रीजिंग नेचर। अब ये देखना चाहते हैं कि दोनों नेचर एक ही फंक्शन में हो। इसका मतलब है
दोनों साथ साथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। दोनों फंक्शन दोनों नेचर एक ही फंक्शन में। तो निश्चित तौर पर इस तरह का होगा, y इज कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा एंड कहीं क्या होगा, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होगा। होना चाहिए भाई, y जो है डायरेक्टली रहेगा तो इंक्रीज बताएगा, और y अगर इनवर्सली रहेगा तो क्या बनाएगा, डिक्रीज। देखिए इस तरह का होना चाहिए। देखिए ग्राफ से ये देख रहे, एक ये बना है और एक ये बनाते हैं बच्चों। ये बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये मैंने बनाया, क्या लग रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पता चल गया। अब फिर क्या हो रहा है, कैसे पता चला, ग्राफ से। अच्छा चलिए, ग्राफ से तो आप समझ रहे हैं, लेकिन टेंजेंट ड्रॉ करके देखिए, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। किया ड्रॉ। अब ये बताइए कि ये टेंजेंट जो है लेस देन 90 है कि ग्रेटर देन 90 है। लेस देन 90 का मतलब टेन थीटा पॉजिटिव, और टेन थीटा पॉजिटिव मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, यही ना। टेन थीटा पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव। अच्छा, एक जगह ऐसा है जहां टर्न ले रहा है, नहीं देखिए यहां टर्न क्या हो रहा है, इंक्रीज तो हुआ यहां तक, बट इसके बाद देखिए तो इस जगह क्या हो रहा है, यहां अगर टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो वह टेंजेंट पैरेलल टू किसके हो जाएगा, एक्स एक्सिस के, ठीक है। तभी ना कुछ हो रहा है उसका। तो पैरेलल टू, अगर एक्स एक्सिस पढ़े होंगे रॉल्स थ्योरम में बच्चों, कि जिस जगह ग्राफ टर्न होता है ना, और उस जगह टेंजेंट ड्रॉ करें और पैरेलल टू क्या हो जाए, एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब इस जगह dy बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। नहीं, उस जगह क्या होगा, जीरो। उसके बाद देखिए, उसके बाद टेंजेंट ड्रॉ करके देखिए। यहां देखिए तो ये इस टेंजेंट का एंगल बताइए, 90 से मोड़ है कि 90 से लेस है, मोड़ है। और जब मोड़ होगा तो इसका मतलब टेन थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। टेन थीटा निगेटिव मतलब dy बाई डी एक्स निगेटिव। तो इसका मतलब है कि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव टू निगेटिव जाने के लिए सबसे पहले बीच में क्या आना होता है, जीरो। और जानते हैं इस पॉइंट का एक स्पेशल नाम रखा गया है, इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहते हैं बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट। तो जी हाँ बच्चों, अगर कोई फंक्शन इंक्रीज करे एंड डिक्रीज करे, तो ये पार्ट तो हो गया आपका इंक्रीज, ये पार्ट क्या हो गया, इंक्रीज, और ये पार्ट क्या हो गया, डिक्रीज। और बीच में जिस पॉइंट पर वह टर्न ले रहा है उस जगह ना इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, और उस पॉइंट को स्पेशल क्या नाम दिया गया, क्रिटिकल पॉइंट। समझ रहे हैं। अब आइए यहां देखते हैं, यहां देखते हैं, यहां महसूस कीजिए तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ये एंगल क्या लग रहा है आपको, थीटा 1 क्या लग रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री लग रहा है कि नहीं। और जब ग्रेटर देन 90 होगा तो टेन थीटा क्या होगा, निगेटिव। और टेन थीटा निगेटिव मतलब क्या हुआ, dy बाई डी एक्स आपका क्या होगा, निगेटिव। और dy बाई डी एक्स निगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन है, यही है ना। इसका मतलब इस पार्ट में डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, दूसरे पार्ट में देखिए, इधर राइट साइड, यहां टेंजेंट ड्रॉ कीजिए।
ये बताइए थीटा 2 क्या लग रहा है, थीटा 2 क्या लग रहा है, थीटा 2 लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 मतलब टेन थीटा पॉजिटिव, और टेन थीटा पॉजिटिव मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, और dy बाई डी एक्स पॉजिटिव मतलब किस तरह का नेचर है, इंक्रीज करने का नेचर है। और एक जगह टर्न हुआ है ग्राफ, उस जगह टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, तो उस जगह टेंजेंट क्या, टेंजेंट का dy बाई डी एक्स क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि उस जगह पैरेलल हो जाता है किसके, एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0, तो वही तो टेंजेंट का स्लोप होगा, वही तो टेन थीटा होगा, अर्थात वही dy बाई डी एक्स आपका 0 होता है। तो इस पॉइंट को क्या नाम दे सकते हो बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट, बिल्कुल। तो बात ये समझ में आना चाहिए बच्चों कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग अगर दोनों साथ नेचर रखता हो तो निश्चित तौर पर क्रिटिकल पॉइंट आता ही है, दोनों में आता है बच्चों। इसीलिए एक चीज याद रखें कि अगर किसी फंक्शन में दोनों नेचर हो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों नेचर हो, तो निश्चित तौर पर उस ग्राफ पर कहीं ना कहीं dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0, और उस पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है बच्चों। इसीलिए बच्चों अगर आपको कहीं क्रिटिकल पॉइंट की बात हो, तो उस पॉइंट को निकालने की बात हो, तो आप आराम से क्या करना, dy बाई डी एक्स या f डैश x इक्वल टू 0 करके निकालना, और वह जो भी पॉइंट दे यही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। आई बात समझ में, पक्का। तो जी हाँ, और अगर किसी फंक्शन में सिर्फ इंक्रीजिंग हो उसमें क्रिटिकल पॉइंट, सिर्फ डिक्रीजिंग हो उसमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलता है ना। चलिए इसको नोट कर लें। हाँ तो बच्चों आज आपने किसी भी फंक्शन का नेचर देखा कि कैसे फंक्शन इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है, कैसे इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है, बात समझ रहे। बट इसको अगर टू द पॉइंट देखना है तो हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स होगा, ठीक। उसको आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, बस क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अब आपको इसी से पता चल जाएगा, इसी के साइन से तो पता चलता है कि आपका इंक्रीजिंग नेचर है या डिक्रीजिंग है या बोथ है। जी हाँ बच्चों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप देख रहे हो कि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव दे रहा है और x के किसी भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए यह क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, मतलब समझ जाओ कि तुम्हारा जो फंक्शन है वह किस नेचर का है, इंक्रीजिंग नेचर का है। आ रही है बात समझ। और सेकेंड, अगर dy बाई डी एक्स आपका निगेटिव हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब क्या होता है, कोई भी मान रखा जा रहा है और वह निगेटिव रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब है कि वह किस नेचर का है, डिक्रीजिंग नेचर का है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। यह कंसेप्ट हम लोगों ने ग्राफ से देखा बच्चों। एंड थर्ड, अगर dy बाई डी एक्स कुछ इंटरवल में पॉजिटिव हुआ एंड कुछ इंटरवल में क्या हुआ, निगेटिव हुआ, ठीक। मान लीजिए I1 इंटरवल में वह पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब है I1 इंटरवल में वह किस नेचर का हुआ, इंक्रीजिंग नेचर का, है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है। किस इंटरवल में, I1 में। और जिस इंटरवल में निगेटिव आ रहा है dy बाई डी एक्स, उसमें उस फंक्शन का नेचर क्या कहलाएगा बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन। आ रही है बात सुन, बस इससे हम लोग जान जाएंगे। और मैंने आपको यह भी बताया कि जब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों नेचर हो तो उसमें क्या मिलता है बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट निकाले बिना आप ये पता नहीं लगा सकते हो कि
कि कितना इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कितना इंटरवल में डिक्रीजिंग है, क्योंकि यह दोनों के मीड में रहता है ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसलिए क्रिटिकल पॉइंट को प्राप्त करने के लिए आपको हमने टेक्निक बताया कि dy बाई डी एक्स क्या करना, 0 कर लेना, और उसी से जो x का रिजल्ट आएगा वही आपका क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए इसको नोट कर लें। हाँ तो बच्चों आज हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का नेचर जान रहे थे बच्चों, और आपने देखा कि ग्राफ से भी हम लोग समझ सकते हैं और साथ साथ उसको मैथमेटिकल कंसेप्ट से भी जान सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग आगे के क्लास में प्रॉब्लम्स बनाएंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।